नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े थे। उसके बाद में हम लोगों ने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव, आइए समझते हैं कि है क्या चीज़ ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, डाई से तो समझ में आता है कि दो तो होना ही है ना, कोई भी दो चीज़ होगा। पोल मतलब दो ध्रुव, दो पोल, दो चीज़ होगा यहाँ पे। तो डाइपोल बेसिकली है क्या चीज़। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम उसे बोलते हैं, ये बेसिकली दो चार्ज का एक सिस्टम है ना, जहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा, और दोनों किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए कि प्लस क्यू और एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, इस तरह से अगर रखे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट किए हुए हैं, मान लीजिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है या फिर D है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे डाइपोल। जनरली डाइपोल का जो सेपरेशन होता है, ये दोनों चार्ज का जो सेपरेशन होता है डाइपोल में D, वो छोटा होता है ना। तो पहले समझते हैं कि डाइपोल ये क्या होता है, ये हमें समझ में आया। तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे कि ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज इन विच द चार्जेज हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड opposite nature separated by a particular distance is called dipole। ठीक है, डाइपोल क्या होता है, जैसे अगर हम दो चार्ज को, जिसमें एक प्लस हो एक माइनस हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ये क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा, है ना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर के चार्ज अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे डाइपोल। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इफ टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर is separated by a particular distance, then it is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन लिख लेंगे, हिंदी में लिखिए इसको। यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हों, तो उन्हें हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अच्छा डाइपोल होता क्या है बेसिकली, देखिए जैसे आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। अच्छा, जो भी पदार्थ आपके सामने दिखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो किस चीज़ का बना होता है, मॉलिक्यूल्स का। और मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं, एटम्स के। और बेसिकली ये एटम्स जो होते हैं वो डाइपोल के फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूँ NaCl, ठीक है, NaCl, तो NaCl में क्या होता है, एक Na प्लस और Cl माइनस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, एक पर्टिकुलर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो
तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। जैसे आप जानते हैं H2O, H2O कैसे होता है, OH, इस तरह का आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए, क्या ये एक डाइपोल हो गया और फिर से ये एक डाइपोल हो गया, तो ये सब क्या है, डाइपोल है, ठीक है। तो डाइपोल का एग्जाम्पल में आप चाहे तो ये लिख सकते हैं। तो डाइपोल बेसिकली आप नॉर्मल ऐसे समझ लें कि अगर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के दो चार्ज किसी एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। ये डाइपोल हो गया। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होता है, डाइपोल का जो लेंथ होता है वो जनरली स्मॉल होता है, ये आपको समझना है। और चलिए नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं एक और चीज़ को इससे रिलेटेड, उसे हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये क्या होता है समझिए, जैसे आपका डाइपोल था, मान लीजिए -Q और ये +Q, और ये कितने डिस्टेंस पे रखे हुए थे, d डिस्टेंस पे, ठीक। तो कैसे डिफाइन करते हैं, इसे डिनोट करते हैं P से। डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। तो P को जो लिखते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, चलिए पहले देख लेते हैं। P को अगर हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो क्या लिखते हैं, Q इंटू डी। Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, ठीक है, आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल, जो डाइपोल है उसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, दोनों में दोनों Q है तो कोई भी मैग्नीट्यूड, दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पे एक का मैग्नीट्यूड ले लिए Q और D, तो इसके मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यार अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन होगा, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन को कैसे हम लोग लिए, डायरेक्शन लिए नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, ठीक है। डायरेक्शन कैसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे -Q है, यहाँ पे +Q है, तो जो P होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, P वेक्टर, ठीक है। तो हम चाहे तो P को ऐसे लिख सकते हैं, P वेक्टर बराबर Q तो स्केलर है, इंटू D वेक्टर। अब D क्या है, ये इसके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का, और डायरेक्शन किधर से किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक। तो ये डाइपोल मोमेंट है। अगर मैं बात करूँ इसकी यूनिट की, यूनिट आप लोग बोल सकते हैं यूनिट ऑफ P क्या होगा बोलिए तो, Q का होता है कूलम और D है डिस्टेंस, तो कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मत पढ़िएगा, ये है कूलम मीटर, कूलम मीटर। अच्छा डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो यार चार्ज का डायमेंशन अपन लोग पढ़े थे, क्या था चार्ज का डायमेंशन, 80, चार्ज का डायमेंशन था 80, और ये लेंथ है तो लेंथ का डायरेक्शन होता है L। तो अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं m0LTA, ठीक है। ये डायमेंशन है किसका, डाइपोल मोमेंट का, क्लियर। ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल, डाइपोल के किसी एक आवेश का परिमाण एंड उसके बीच के डिस्टेंस, डाइपोल का लेंथ, लेंथ ऑफ डाइपोल को अगर हम गुना कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, डाइपोल मोमेंट। तो चलिए इसको डिफिनीशन लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड द लेंथ of dipole
इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा इसके यानी द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बस कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर एक आध सवाल कर लेते हैं। तो डाइपोल, यार डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर है, तो इसको अगर हमें जोड़ना होगा डाइपोल मोमेंट को, तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर की तरह जोड़ेंगे। वेक्टर एडिशन का जो लॉ है उसके हिसाब से जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक, जैसे आपका H2O था, OH, तो हम जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका P इधर और इसका P इधर। चूँकि अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों तरफ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितना डाइपोल मोमेंट इधर होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट इधर होगा, तो दोनों डाइपोल मोमेंट P होगा। अब इसका जो नेट आएगा वो इधर आएगा, P नेट, वो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर की तरह जोड़ेंगे, और वेक्टर जोड़ना हमें आता है। ठीक है, चलिए वैसे एक सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसा लेते हैं, यहाँ पे 2Q है, ठीक है, और यहाँ पे -Q और यहाँ पे -Q, D डिस्टेंस पे है, इधर भी D डिस्टेंस है। आपसे बोला बताइए P कितना होगा? डाइपोल मोमेंट बताना है, नेट डाइपोल मोमेंट। तो कुछ नहीं है, बस आसान बात है, सोचिए तो। चूँकि दोनों डिस्टेंस सेम है और ये 2Q यहाँ पे है, तो सोचिए कि एक Q के साथ ये डाइपोल बना लेगा और एक Q के साथ ये डाइपोल बना लेगा। मतलब आपका जो होगा वो होगा इस तरह -Q और इधर +Q, इधर -Q, फिर से इधर एक और +Q और इधर -Q। कितने डिस्टेंस पे? D डिस्टेंस पे। अच्छा, इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव, ऊपर में नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा और इसका इस डायरेक्शन में आएगा, यानी इधर P है और इधर भी P है। अब सोचिए इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? इसका रिजल्टेंट होगा इसके बीच में, ऐसे, ये P। अब आप सोचो ये क्या होगा? P नेट। अब चूंकि ये दोनों कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है, तो P नेट कितना हो जाएगा? √P² + P², यानी 2P², यानी P√2। आप लोग जानते हैं, ये वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं, P√2। और P का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? Q इंटू डिस्टेंस कितना है? D। तो क्या होगा? QD√2। ठीक है, कितने एंगल पे आएगा ये? 45 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह का सवाल आप लोग डाइपोल मोमेंट से कर सकते हैं। चलिए इसमें एक अच्छा सवाल करते हैं डाइपोल मोमेंट का। चलिए एक सवाल करते हैं डाइपोल मोमेंट का, बढ़िया सवाल है। हाँ, आइए इस तरह से मान लीजिए कि एक रिंग है, इस पे +Q चार्ज है और यहाँ पे -Q चार्ज रखा हुआ है, R रेडियस से। आपसे बोला कि P बताइए। ठीक है, P यानी कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा ये आपको बताना है। तो इस पे चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पे ये कैपिटल -Q लीजिए, तो आप सोचिए कि क्या ये डाइपोल हो सकता है? तो इधर देखिए, इधर +Q है और इधर -Q है, तो डाइपोल तो हो सकता है। लेकिन यार यहाँ पे ये पूरा एक आर्क है, ठीक है, ये क्या है? आर्क है, और ये यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो चलिए सोचिए कि इसको अगर हम अनंत टुकड़ा में तोड़ दें, DQ बहुत सारा DQ में तोड़ दें,
तो यहाँ पे एक डी क्यू होगा, तो उसके लिए यहाँ पे भी एक माइनस डी क्यू होगा। तो क्या ये डी क्यू और ये माइनस डी क्यू मिल एक डाइपोल बनाएगा? तो इस तरह से बहुत सारा अनंत डाइपोल बनेगा यहाँ पे। उस तरह से यहाँ पे बन सकता है। जैसे हम लोग क्या किए थे, 2q था तो एक q इसके साथ गया था, एक q इसके साथ गया था। तो सोचिए अनंत dq होगा तो ये भी तो अनंत पार्ट में टूटेगा, तो क्या बनेगा? अनंत डाइपोल बनेगा। अब अनंत डाइपोल बनेगा तो सोचिए सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा। इस वाले के कारण डायरेक्शन इधर होगा, इस वाले के कारण इधर होगा, सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो ऐसे सवालों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन। तो चलिए कैसे करते हैं, आइए। ये आप सभी जानते हैं कि कैसे ऐसे सवालों को करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए थीटा पे जाके एक डी थीटा लेंगे। थीटा पे जाके क्या लेंगे? डी थीटा। तो इसका जो ये लेंथ होगा वो कितना होगा बोलिए? तो ये हो जाएगा आपका आर डी थीटा। ये सारा कहानी हम जानते हैं। और इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन आर डी थीटा बराबर डी क्यू मानते हैं। तो डी क्यू का वैल्यू कितना होगा? सोचिए टोटल यहाँ से यहाँ तक इस पूरे लेंथ पे जो चार्ज है वो है क्यू। अच्छा ये लेंथ कितना है? सोचो अगर पूरा इस तरह से हाफ होता तो पाई आर होता, पूरा होता तो 2 पाई आर होता। तो ये कितना है? ये तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा हो जाता तो कितना होता? पाई आर, और उसका आधा है। तो ये टोटल लेंथ कितना है? पाई आर बाई 2। तो अगर हम बात करें चार्ज ऑन पाई आर बाई 2 लेंथ, वो कितना है? क्यू। पाई आर बाई 2 लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है? क्यू। अगर मैं बात करूँ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ पे बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई पाई आर बाई 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा? 2q बाई पाई आर। ये यूनिट लेंथ पे हो गया। जब हमें यूनिट लेंथ पे पता चल गया तो आर डी थीटा पे तो लिख ही सकते हैं, बस इसमें गुना कर देंगे। तो चार्ज ऑन आर डी थीटा यानी डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2q बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। ठीक है, ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा? डी क्यू का वैल्यू जो आया वो आया 2q बाई पाई डी थीटा। ठीक है, ये किसका वैल्यू है? डी क्यू का। तो अच्छा यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस कितना है? आर। अब यहाँ पे भी तो डी क्यू ही होगा। तो डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए इस छोटे से आर्क के लिए जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है उसके कारण हम डीपी लिख रहे हैं। तो डीपी जो आएगा वो कितना होगा बोलिए? तो डीपी जो होगा वो होगा, डिस्टेंस है आर और चार्ज है कितना? 2q बाई पाई डी थीटा। तो कितना होगा? q इंटू डी। तो q का वैल्यू कितना है? डी क्यू। ये हो जाएगा डी क्यू इंटू आर। तो डी क्यू का वैल्यू डालिए, डी क्यू है 2q बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू आर। अब सोचिए ये जो स्मॉल डीपी जो आया वो डीपी इस तरह से, यही तो डीपी है। अब चूंकि ये एंगल थीटा है तो यहाँ से देखिए तो ये भी कितना है? थीटा। ठीक है, सोचिए ये पैरेलल है तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये डी थीटा तो बहुत स्मॉल है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा डीपी कॉस थीटा और इधर आएगा डीपी साइन थीटा। चूंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है तो यहाँ पे माइनस क्यू था तो उस तरफ में आपका डाइपोल मोमेंट होगा। तो सोचिए इधर वाला जो आ रहा है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं वर्टिकल। तो अगर हम बोले पी हॉरिजॉन्टल तो क्या होगा? इंटीग्रेशन डीपी कॉस थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी तो आएगा। तो चलिए डीपी का वैल्यू रखते हैं 2q बाई पाई आर कॉस थीटा डी थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? लिमिट बोलिए। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 0 और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 90। तो डाल देंगे 0 से पाई बाई 2। ठीक, अब आइए 2q बाई पाई और r कांस्टेंट है, बाहर करिए 2q बाई पाई
आर कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लगा दीजिए, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। तो कितना हो जाएगा ये 2QR/π साइन π/2 यानी साइन 90 अब माइनस साइन 0, साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस साइन 0, साइन π/2 अब माइनस साइन 0, तो साइन 0 तो 0 होता है और साइन π/2 1 होता है, तो 1 माइनस 0 1 ही आएगा, यानी कि ये इतना ही रह जाएगा। PH का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2QR/π, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में जो डाइपोल मोमेंट आया वो ये हुआ। अच्छा वर्टिकल में अगर हम बात करें तो वर्टिकल में कैसे हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। वर्टिकल के लिए अगर हम बात करें इसका, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको बोलते हैं PV वर्टिकल। तो क्या हो रहा है बोलिए, इंटीग्रेशन dp साइन थीटा। अब अपन dp का वैल्यू रखेंगे, dp कितना था 2q/πr साइन थीटा d थीटा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से π/2, आइए तो कितना हो जाएगा ये 2q/πr, ये बाहर कर लेते हैं, 2QR/π बाहर हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2, माइनस को बाहर करिए, माइनस 2QR/π कॉस π/2 माइनस कॉस 0। तो सोचिए ये कॉस π/2 तो कितना होता है 0, अब माइनस ये 1 होता है, तो -1 और ये माइनस दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो कितना होगा P वर्टिकल जो आएगा वो होगा 2QR/π, ये भी इतना ही आएगा। तो जो P नेट आएगा वो कितना होगा √PV² प्लस PH²। तो इसको दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बोले तो √2 एक सेकेंड, चलो कर लेते हैं, तो सबको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू इतना आएगा 2 इंटू 2QR/π का स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट के अंदर, तो ये तो बाहर निकल जाएगा और √2 फंस जाएगा, तो कितना होगा 2QR/π √2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका P नेट। समझ में आया? तो इसे नोट करिए। देखिए मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बस फार्मूला बता पाएंगे, डेफिनीशन बता पाएंगे, इसके अलावा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें और सवाल करें, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़े, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़े, ठीक है। पी से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये सवाल पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करें, सीखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है? तो पहले समझिए कैसे करेंगे। इसमें पहले हम लोग कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो एक तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इसके एक्सिस पे, ठीक है, इधर किसी पॉइंट पे या फिर इधर किसी पॉइंट पे। अच्छा दूसरा हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, समद्विभाजक बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं या फिर जनरल किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों हम लोग करेंगे। पहले चलिए करते हैं एक्सिस पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल,
इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला आपसे सभी पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं -q और यहाँ पे +q। सपोज करिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी हम 12 ले रहे हैं और ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस l और ये भी डिस्टेंस l, यानी डाइपोल का डिस्टेंस 12। तो यहाँ पे जो p होगा डाइपोल मोमेंट वो कितना होगा, q × 12। ठीक है, अब देखिए 12 इसलिए लिए हैं कि कैलकुलेशन करने में हम लोग को सुविधा होगी, है ना। आइए, तो यहाँ से और यहाँ पे मान लीजिए कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। ठीक, आप ऐसे इसको लिख लीजिएगा लैंग्वेज में कि सपोज देयर इज ए डाइपोल हैविंग चार्ज +q एंड -q and length of dipole 12, we have to calculate electric field on the axis of dipole at a distance r from midpoint of the dipole। इतना बात आप लिख लेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, माना कि एक द्विध्रुव है जिसका आवेश -q तथा +q है और जिसका लंबाई 12 है और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर इसके अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या ये दोनों के कारण होगा? सोचिए, इसके कारण, इस प्लस वाले के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर, समझिए, इस प्लस वाले के कारण, ये चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोल देते हैं ई पॉजिटिव। ठीक, चूंकि पॉजिटिव के कारण है। और इधर इधर इस नेगेटिव वाले के कारण इस डायरेक्शन में होगा, इसको बोल देते हैं ई नेगेटिव। ठीक है, और जो ई नेट होगा, अब सोचिए ई नेट जो हम लोग लिखेंगे, ई नेट वो कितना होगा सर? ई नेट जो होगा, आप सोचो दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। किस में से किसको घटाए, कौन बड़ा है? ये देखिए प्लस वाला से डिस्टेंस कम है तो प्लस वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा और ये माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो हम प्लस में से माइनस वाले को घटा लेते हैं। तो ई नेट जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, ई प्लस माइनस ई माइनस, ये हो जाएगा। अच्छा, पहले तो हम ई प्लस लिखें कि कितना होगा। ई प्लस अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि चूँकि ये पॉजिटिव वाला पॉइंट चार्ज है तो कितना KQ/R² होता है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए कितना है, ये वाला डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक R है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, R है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में जैसे ऊपर आप लिखे हैं फिगर बना के, फिगर के नीचे एक और चीज़ लिख लीजिएगा कि ये जो R है ना वो वेरी स्मॉल है, सॉरी ये जो L है वो स्मॉल है किससे, R से। L इज़ वेरी स्मॉलर देन R, मतलब जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो दूरी इस डाइपोल के लेंथ के तुलना में बहुत बड़ी है, यानी लेंथ ऑफ डाइपोल छोटा है। जनरली जो डाइपोल होते हैं वो छोटे ही होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स हैं आपके तो उनके बीच तो बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं होता है ना, बहुत कम सेपरेशन होता है। तो चलिए पॉजिटिव वाले के कारण अगर मैं निकालने का प्रयास करूँ कितना होगा, KQ/R²। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो देखिए, चूँकि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है R और ये डिस्टेंस L है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, R - L। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो चूँकि सोचिए यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका R है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R + L। चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा वो कितना होगा, R + L। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इतना सारा कुछ लिखिएगा, आप देखिएगा कि फिगर गंदा नहीं हो, उस हिसाब से लिख लीजिएगा। चलिए, तो पॉजिटिव के कारण हम लोग क्या लिखेंगे, KQ/R²। R कितना है यहाँ पे, R है R - L, R - L का होल स्क्वायर। और ई नेगेटिव कितना है, ई नेगेटिव है KQ/, यहाँ का डिस्टेंस कितना है, R + L, तो R + L का
स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, ई नेट। तो ई नेट तो हम जान रहे हैं, ई प्लस माइनस ई नेगेटिव, तो पॉजिटिव कितना है, के क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम कितना होगा, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा के क्यू अगर मैं कॉमन कर लूँ, यहाँ पे के क्यू मैं कॉमन कर लूँ तो क्या बचेगा, इसका स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। के क्यू बाहर कीजिए, के क्यू दोनों में आ जाएगा तो इसको बाहर ही कर लेते हैं। तो के क्यू बाहर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस 2ab, 2rl माइनस ये कितना होगा, ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl और बाई ये इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, आर माइनस एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में दोनों का स्क्वायर है। अब यहाँ से अब ई नेट कितना हो जाएगा, देखिए तो इधर के क्यू तो कॉमन है, बाहर रखिए, इधर कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब देखिए माइनस जाके सब में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2rl बाई ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2rl और 2rl कितना होगा 4rl। तो ई नेट का वैल्यू कितना होगा बोलिए, ई नेट हो जाएगा के क्यू इंटू 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चूंकि यहाँ पे एल बहुत छोटा है आर से, ठीक है, एल बहुत छोटा है किससे, आर से, तो चूंकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस एल वेरी वेरी स्मॉलर देन आर देयरफॉर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैन बी रिटन एज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों, चूँकि ये आर में से बहुत छोटा टर्म घटाओगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ई नेट को अब क्या लिख सकते हैं, ई नेट बराबर के क्यू इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं 4rl है तो ऐसे लिख लेते हैं 2l इंटू के क्यू 2l इंटू 2 बचा हुआ है इंटू 2r बाई आर माइनस एल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख रहे हैं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और इसका पावर 2, इसका पावर 2 तो आर का पावर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या बचा, ई नेट का जो वैल्यू आएगा, ऐसा क्यों लिखा हमने वो देखिए, Q इंटू 2L क्या है, Q इंटू 2L P है, तो इसको हम लोग क्या लिख दें के पी, ये 2 बाहर आ जाएगा 2 के पी और ये R और नीचे में R का पावर 4 है तो क्या बचेगा आर क्यू, तो 2 के पी बाई आर क्यू। अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। सोचिए इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि इस डायरेक्शन में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी किधर होगा, आप सोचिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ही होगा, ई नेट भी इधर होगा, तो जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में कौन है ई नेट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ई नेट वेक्टर बराबर 2kp वेक्टर p वेक्टर बाई आर क्यू। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए और डेरिवेशन भी याद होना चाहिए। ठीक है,
और हम चाहे तो यहाँ पे k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, तो वहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ठीक है, तो ये होगा। तो इसको स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब अपन लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आइए इसमें मान लीजिए कि एक माइनस क्यू, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और वही दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l, ये बीच वाले से l। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि यहाँ से एक लाइन होता है, ठीक है, जो बीचों बीच जाता है और परपेंडिकुलर होता है, उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जिसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है r। ठीक है, तो फिर से हम लोग वही बात लिखेंगे, सपोज वी हैव ए डाइपोल having charges plus q and minus q of length 12 and we have to calculate electric field at a distance r from its midpoint on the perpendicular bisector। ठीक है, ये आप लोग नोट करिए। और पिछले वाले में हम लोग बोल के लिखवा दिए थे, तो आप उसको भी लिखेंगे। हिंदी इसका लिखिए, माना कि हमारे पास एक द्विध्रुव है जिसका आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है एवं लंबाई 2l है। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप दे के लिखिएगा। हमें इस द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पे इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। ठीक है, ये लिखिए, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आप लोग फिगर अलग बनाइएगा, फिर से आंसर का मैं भी बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग ये ना बोले कि आप एक ही फिगर में काम चला दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग यही सोचते हैं कि आप एक बना रहे हैं तो मैं क्यों दो बनाऊँ। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है। आइए, यहाँ पे आपका माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सोचिए, इस प्लस ई के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, इसको ई प्लस बोल देते हैं, और ये नेगेटिव है तो इसके कारण इधर होगा, ई माइनस बोल देते हैं। सोचिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? सोचिए, तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो क्या होगा? √r² + l², पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा ये भी डिस्टेंस तो उतना ही होगा, ये भी डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? सेम होगा, √r² + l²। अच्छा, अब देखिए क्या होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान से आप देखें तो ये भी एंगल थीटा। ठीक, जब ये एंगल थीटा है तो
ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। कैसे, वो देखिए, क्योंकि ये एंगल थीटा, तो ये कितना है, थीटा, और ये थीटा के सामने वाला क्या होगा, थीटा, तो ये दोनों थीटा है। अब सोचिए इसका अगर हम कंपोनेंट इधर लें तो क्या होगा, ई, अच्छा ई प्लस का मैग्नीट्यूड और ई माइनस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पे भी चार्ज माइनस क्यू है, सॉरी यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है और यहाँ पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, और दोनों का डिस्टेंस √r² प्लस l², दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसका हम कंपोनेंट कर लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा, और इसका ये कंपोनेंट इधर कितना होगा, ई साइन थीटा। उसी प्रकार इस नीचे वाले का जो इधर कंपोनेंट करेंगे वो कितना होगा, ई कॉस थीटा, और इसका नीचे की तरफ होगा ई साइन थीटा। तो सोचिए ये ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कैंसिल आउट, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अगर मैं ई नेट लिखूँ तो ई नेट कितना होगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यानी कि 2e कॉस थीटा। और ध्यान से देखिए तो e का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू देखिए 2kq/r², k, और q का वैल्यू q है, बाई r कितना है, √r² प्लस l², r² प्लस l² का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा देखिए तो ध्यान से, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूँ ये थीटा है, तो कॉस थीटा तो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस तो l है, बाई हाइपोटेनस कितना है, √r² प्लस l², तो √r² प्लस l²। ठीक है, ये कॉस थीटा का वैल्यू है। चलिए इसको रख देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा, ई नेट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है, देखिए 2kq बाई रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बचेगा, r² प्लस l² इंटू कितना है, l बाई √r² प्लस l², r² प्लस l²। ठीक है, आइए फिर इधर देखिए 2kql बाई, यहाँ पे r² प्लस l² का पावर 1 है और यहाँ पे r² प्लस l² का पावर 1/2 है, तो ये कितना होगा, r² प्लस l² का पावर 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से फिर से ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, kq इंटू 2l बाई r² प्लस l² का पावर 3/2। अब आप ध्यान से देखिए, ये q इंटू 2l फिर से p है, p बराबर क्या लिखेंगे, q इंटू 2l, q इंटू 2l। अब क्या लिख सकते हैं, देखिए उसके जगह पे हम लोग p लिख देंगे, तो ई नेट का जो वैल्यू आया वो कितना हो गया, kp बाई r² प्लस l² का पावर 3/2। अब फिर से यार, चूंकि r जो है वो बहुत बड़ा है किससे, l से, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, r² प्लस l² को लगभग हम क्या लिख सकते हैं, r², तो इसको भी ऐसे लिखेंगे। इसलिए ई नेट का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, kp बाई r² प्लस l² को सीधे r² लिख रहे हैं, पावर 3/2, तो इसे 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, kp बाई r³। तो ई नेट का वैल्यू कितना आया, kp बाई r³। थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में देख लीजिए, तो ये जो ई नेट का डायरेक्शन आ रहा है वो तो इधर आ गया, ये ई नेट का डायरेक्शन है, और p का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो p का डायरेक्शन इस तरफ है। तो ध्यान से देखिए, p और ई नेट दोनों अपोजिट है, अपोजिट के लिए हमें क्या माइनस लगाना पड़ता है फैक्टर में, जी बिल्कुल माइनस लगाना पड़ता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई नेट अगर वेक्टर लिखते हैं, ई नेट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, माइनस kp वेक्टर बाई r³। ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए और आपको वो भी याद होना चाहिए, दोनों
आपसे पूछा जाता है ना, एग्जाम में पूछने के लिए 5 नंबर का डेरिवेशन यहाँ से लेता है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 नंबर का डेरिवेशन आ सकता है, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो बोर्ड में ये आ सकता है। और आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू अगर आप सवाल देखते हैं बिहार बोर्ड में तो वहाँ पे ये पूछ सकता है। इसलिए आपको डेरिवेशन के साथ साथ फार्मूला भी याद होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो वो मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए स्क्रीन पॉज करके, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखें डाइपोल के कारण इसके एक्सिस पे और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। तो हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, द्विध्रुव के कारण किसी भी सामान्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक डाइपोल आपका ऐसे है, -q और यहाँ पे +q, और हमें इस जगह पे यहाँ पे मान लीजिए ये r डिस्टेंस पे आपको E का वैल्यू निकालना है, ठीक है। फिर से हम लोग लिखेंगे, सपोज वी हैव ए डाइपोल हैविंग मैग्नीट्यूड हैविंग चार्जेज +q and -q and of length 2l, and we have to calculate electric field at a distance r from its midpoint at general point, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अब सोचिए इसको थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो आप ध्यान से देखें तो इसका p वेक्टर जो होगा वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ p इधर होगा। तो p का अगर मैं कंपोनेंट कर लूँ, 2 कंपोनेंट कर लूँ, p का एक कंपोनेंट ऐसे कर लूँ यहाँ पे, ये p वेक्टर, तो p का एक कंपोनेंट इधर आ गया p cos थीटा, और p का दूसरा कंपोनेंट, एक तो इसको इधर तोड़ लिए और दूसरा मैंने इधर तोड़ लिया, p sin थीटा। सोचिए एक p cos थीटा और एक p sin थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले के लिए अगर ये p cos थीटा को p माने तो क्या इसके यहाँ पे ये वाला पॉइंट एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। आप सोचिए जैसे आप वहाँ पे कर रहे थे कि एक -q और एक +q, यहाँ पे अपन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो p तो ऐसे होता था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता था वो कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था 2kp/r³। अच्छा अगर अपन ऐसे देखते थे p ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखते थे तो p ऐसे है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता था, इस डायरेक्शन में, यही होता था ना। और कितना होता था, kp/r³, जहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होता था, r। अब सेम आप उसी तरह से कंसीडर करिए यहाँ पे आप देखिए, आप एक बार ये फिगर जो पहले बनाए थे वो अलग बनाएंगे और आंसर का फिगर जो अभी अपन लोग कर रहे हैं ये p cos थीटा p sin थीटा, उसका फिगर आप लोग अलग बनाइएगा। तो देखिए इस p cos थीटा के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस p sin थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड p sin थीटा इधर है, तो p sin थीटा का परपेंडिकुलर है ना ये, तो परपेंडिकुलर पे तो इसके अपोजिट होता है, तो ये इधर होगा। अच्छा इस एक्सिस पे कितना होता है, 2kp/r³, तो 2kp कितना है, अब तो p है p cos थीटा, तो p cos थीटा बाई डिस्टेंस तो r है, तो r³, और इसका है kp/r³, तो kp/p के जगह पे कितना है आपका p sin थीटा, तो p sin थीटा बाई r³। अब जो दोनों का रिजल्टेंट होगा क्या वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इनेट, ठीक है। तो चलिए इनेट कितना होगा, इनेट क्या इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लें, तो बिल्कुल वही करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2
उसका क्या हो जाएगा 4k², ऐसे लिखते हैं। अगर अपन KP/r³ कॉमन कर लें, चलो ठीक है पहले लिख लेते हैं, KP sin θ/r³ का होल स्क्वायर प्लस 2KP cos θ/r³ का होल स्क्वायर। ठीक, आइए इधर से कॉमन क्या हो जाएगा वो देख लीजिए एक बार। यहाँ से दोनों में जो कॉमन होने वाला है वो है KP/r³। तो KP/r³ का स्क्वायर कॉमन हो गया। इधर से क्या बचा, इधर से बचा sin² थीटा। क्या बचा, sin² थीटा प्लस इधर क्या बचा 2, यहाँ पे KP/r³ तो कॉमन हो गया है, बचा क्या चीज़ 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 cos² थीटा, बस यही बचा। इसको चाहें अपन तो इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कैसे। इस तरह से इनेट बराबर, आइए KP/r³ का स्क्वायर है, बाहर आके स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट से, तो KP/r³ सीधे लिखते हैं इसको, और रूट में क्या लिखते हैं sin² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos² थीटा प्लस 3 cos² थीटा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1। तो इनेट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा KP/r³ √1 प्लस 3 cos² थीटा। तो ये जनरल पॉइंट पे हो गया। अब आप सोचिए इस जनरल पॉइंट से एक्सिस वाला भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं एक्सिस वाले बात करूं ये, तो सोचिए ये जो r था आपका यहाँ पे r, ये चला गया यहाँ, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0, थीटा हो गया 0, थीटा का वैल्यू 0 हो गया एक्सिस वाले पे। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो सोचिए यहाँ से 1 प्लस 3 cos² 0, यानी कि cos 0 1, तो 1 प्लस 3 × 1, 3 × 1 कितना होता है 3 ही होगा। तो 3 + 1 कितना होगा 4, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा 2, तो 2 KP/r³ निकल गया। अच्छा, और देखिए परपेंडिकुलर वाला अगर बात करेंगे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो cos 90 का वैल्यू 0, 3 × 0 0, और 1 + 0 1, 1 का रूट 1, तो 1 × KP/r³, क्या बचेगा KP/r³। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो दोनों आप कर सकते हो। हालांकि आपको डेरिवेशन दोनों का आना चाहिए, और इसका तो फिर कर ही सकते हो आप आसानी से। तो हम लोगों ने जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है वो हम लोगों ने देखा। तो वो क्या था, जैसे ये आपका ये डाइपोल था, डाइपोल मोमेंट P, इससे थीटा एंगल पे जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो ये वाला कंपोनेंट जो आया था वो कितना था 2 KP cos θ/r³, और इधर आया था 2 KP sin θ/r³। ठीक है, अब ये तो वैल्यू निकाले थे। अब अगर आपसे पूछे कि किस डायरेक्शन में कितना एंगल पे, तो सोचो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनेट ऐसे आया था, ये इनेट था, इनेट। तो ये सपोज करिए अल्फा एंगल है, ठीक है, ये अल्फा एंगल है। तो अगर हम यहाँ से tan अल्फा निकालें, tan अल्फा, तो परपेंडिकुलर देखिए अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये वाला, तो कितना है KP sin θ/r³ बाई बेस कितना है 2 KP cos θ/r³। ध्यान से देखिए यहाँ पे K से K, P से P कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया, sin θ/cos θ बचा।
ठीक है। तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, तो क्या आएगा 1/2 टेन थीटा, तो ये टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू अगर मुझे पता चल जाता है तो अल्फ़ा आराम से निकल जाएगा, तो अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो जो डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इनेट फ्रॉम पी बराबर कितना होगा, देखिए तो पी से यहाँ तक का एंगल थीटा है और फिर इससे ये कितना एंगल पे जा रहा है, अल्फ़ा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है, थीटा भी निकाल लेंगे और अल्फ़ा भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो ये हुआ जनरल पॉइंट पे, तो ये हमें आना चाहिए। और हम लोग ये भी देखें कि जनरल पॉइंट का अगर पता हो तो एक्सियल पॉइंट पे भी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, आसान सा सवाल, कुछ खास बात नहीं। जैसे आपको तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट पता है देन आपको क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और आपका डाइपोल मोमेंट पी यहाँ से 53 डिग्री एंगल पे है और आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कीजिए एक्स वाई के टर्म में। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए एल ले लेते हैं। ठीक है, आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। यहाँ पे स्क्रीन पॉज कीजिए और आप खुद से ट्राई कीजिए, बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए यार, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, इस डायरेक्शन में p cos 53 डिग्री, यानी cos 53 का वैल्यू 3/5, तो कितना होगा 3/5p, और इधर होगा p sin 53 और sin 53 का वैल्यू होता है 4/5, तो कितना होगा 4/5p। तो सोचिए आपका यहाँ से इस पॉइंट पे निकालना है जो कि लेंथ कितना है, यहाँ का डिस्टेंस कितना है l, और इधर है आपका डाइपोल मोमेंट 3/5p और इधर है 4/5p। तो सोचिए इस वाले के लिए 3/5p के लिए क्या ये एक्सियल पोजीशन है, तो एक्सियल पोजीशन है तो इधर क्या लिखेंगे 2k, p का वैल्यू कितना है 3/5p, तो कैसे लिखेंगे 3/5p बाई आर क्यूब, आर देखिए डिस्टेंस कितना है l, तो l क्यूब। और इसके कारण अब ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर के लिए हम जानते हैं kp/r³ होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसके लिए इस नीचे वाले डायरेक्शन में आ जाएगा कितना, kp के जगह पे कितना है 4/5p/r³, तो लेंथ कितना है l, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इनेट लिखना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, इसके साथ i कैप और इसके साथ -j कैप ऐड होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे इनेट, क्या लिखेंगे 2 3 जा 6 kp/5 l³ i कैप माइनस 4kp/5 l³ j कैप। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, √(this² + this², सॉरी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके कारण, डाइपोल के कारण। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल, ये भी आप लोग देख ही लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना। चलिए यार ये मेरा नेगेटिव चार्ज है -q और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो याद कीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के एक सिस्टम के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचना सिखाए थे, है ना। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे, ऐसे फिर से वहीं
ये इस तरह का हम लोग पढ़े ही थे। ठीक है, तो ये रहेगा। इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है, वो आप लोग को ध्यान रखना है। इस तरह का सेम है, कुछ खास बात नहीं है, आप वैसे भी बनाएंगे तो सही है। ठीक, पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाएगा, नेगेटिव में, वही। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग किए हुए थे, वही चीज़ है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, ये इस तरह का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल भी पढ़े, डाइपोल क्या होता है ये भी पढ़े। तो ये सारा चीज़ आप क्लियर करिए, ठीक है, और जो डाउट हो वो मेरे से पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।